लाइफ में क्या चाहता है। कभी कभी इसी को एक्सप्लोर करने में उसकी सारी लाइफ खत्म हो जाती है। जहां कुछ लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाता है, वहीं ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनको कभी जवाब नहीं मिलता। हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। हे ओह माय गॉड, आज तो मौसम एकदम मस्त है। ओह देखो, ऐसा लग रहा है सारे पहाड़ पर बादल ही बादल छाए हुए हैं। ये लो, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बादल भी कहीं पहाड़ पे होते हैं, वो तो आसमान में होते हैं ना। अरे हाँ बाबा, बादल आसमान में ही होते हैं, पर देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे बादल पहाड़ पर बिखरे हुए हैं। और ये सनसेट तो देखो आज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और वो देखो, वहाँ घाटी में समर फेस्टिवल की तैयारी भी शुरू हो गई। अरे हाँ, वो देखो कितने सारे पोस्टर्स और होर्डिंग भी लगे हैं। और उधर देखो कितने सारे झूले लग रहे हैं। और ये देखो लाइट्स भी लग रही हैं। अब देखना पूरा कसौली जगमगा जाएगा। हाँ, और तब मैं यहाँ से जोर जोर से गाऊंगी। My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you, I'm waiting for you. My heart is beating. अरे बस बस, समझ गया कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। हाँ, वो तो मैं अच्छा गा ही लेती हूँ। अच्छा चलो, अब घर वापस चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। रुको ना अभी, देखो तो सही, शाम कितनी मस्त लग रही है। ओ, ये खूबसूरत सनसेट और ये ठंडी ठंडी हवाएं, आज तो मजा ही आ गया। पता है, ऐसा बोलते हैं कि किसी हिल टॉप पर किसी स्टोन पर बैठकर सनसेट की टाइम कुछ भी विश किया जाए तो वो पूरा हो जाता है। बकवास, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मैं बोल रही हूँ ना। अब एक मिनट तुम भी अपना मुंह बंद रखो और मैं भी अपना मुंह बंद रखती हूँ, और सिर्फ हम दोनों अपने मन में विश मांगते हैं। ओके ओके, चलो अब मुंह बंद। पता है, मैंने तो विश कर लिया और देखना वो पक्का पूरा होगा। मुझे तो सब क्लियरली दिख रहा है। पर क्या विश किया और क्या पूरा होगा? क्या तुमको क्लियर दिख रहा है? यही कि अपना फ्यूचर एकदम ब्राइट है। वी विल अर्न नेम, फेम एंड मनी। और फिर ये हमारी क्लास वाले जो हम दोनों से बात नहीं करते और चिढ़ते हैं, वो मन ही मन में हमको देखकर जेलस फील करेंगे। अरे वो तो हम दोनों से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि हम दोनों के बीच ही क्लास में कंपटीशन होता है। या तो तुम फर्स्ट आती हो या फिर मैं। और हम दोनों से इसलिए भी चिढ़ते हैं क्योंकि तुम उनके मुंह पर फटाक से जवाब भी दे देती हो और मैं भी किसी की नहीं सुनता। और हम किसी के घर भी नहीं जाते। तो किसी के घर कैसे जाएं? हम दोनों का घर माउंटेन के सबसे पीक पॉइंट पर है। सब कुछ हमारे घर से दूर है। ऐसे में हमारे मम्मी पापा अकेले कैसे किसी के घर जाने देंगे? देखते नहीं, जब भी तुम्हारे पापा या मम्मी को कहीं जाना होता है या फिर मेरे मम्मी पापा को कहीं जाना होता है, वो हम दोनों को एक दूसरे के घर पर छोड़कर चले जाते हैं। यस, यू आर राइट। और वैसे भी मेरी और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है। फिर क्या मतलब किसी और से? इसीलिए बोल रही हूँ, तुम देखना एक दिन ये स्कूल और इस स्कूल में पढ़ने वाले हमारे जो सो कॉल्ड क्लासमेट्स हैं, उनको एक दिन हमारी नेम और फेम देखकर बहुत जलन होने वाली है। मुझे तो लगता है कहीं जलन के मारे उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। और तब उस दिन मैं बहुत हैप्पी फील करूंगी। लेकिन ये होगा कब? आई मीन, हाउ मच टाइम इट विल टेक? समझ लो आज से 10 साल बाद। यानी कि जब हम 25 इयर्स के हो जाएंगे, जब हम कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, जब हम जॉब करने लग जाएंगे और जब हम पैसा कमाने लग जाएंगे, और जब हम शादी करने के लायक हो जाएंगे। शादी? तुमको नहीं लगता कि 25 इयर्स शादी के लिए बहुत जल्दी है? लो, तुमको इतना भी नहीं पता। अपने देश में फॉर गर्ल मैरिज एज इज 18 इयर्स एंड फॉर बॉयज इट इज 21 इयर्स। और तब तक हमारे पास नेम, फेम, पैसा सब होगा। फिर तुम भी शादी कर सकते हो और मैं भी। पर मुझे नहीं लगता मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता। I just hate them. Yeah, I too feel the same. वैसे भी 10 साल बाद पता नहीं क्या हो। अच्छा, अगर मान लो 10 साल बाद हम दोनों फेमस हो जाए और शादी करना चाहें, पर कोई परफेक्ट पार्टनर ना मिले और हो सकता है हम अकेला फील करें, तो
तो क्या तुम चाहोगे कि हम दोनों साथ हो जाएं? क्या? कुछ नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग। कुछ नहीं। बट आई टुक इट सीरियस। देन टेक इट। मैं तो सिर्फ ऐसा बोलकर तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। ऐसे थोड़ी है कि मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। तब ठीक है, मैं भी बच गया। राजन और रितिका 15 साल के थे। दोनों 10th क्लास में पढ़ते थे। दोनों की एज भी सेम थी, स्कूल भी सेम था, क्लास भी सेम, तो कुछ मायने में दोनों का घर भी सेम था। दरअसल राजन और रितिका के पापा बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों का जॉब एक ही कंपनी में लगा और एक ही जगह पर, इसलिए दोनों ने हिमाचल के कसौली में माउंटेन पीक पर आमने सामने घर लिया। घर पॉपुलेटेड एरिया से दूर था, इसलिए राजन और रितिका का कहीं आना जाना नहीं हो पाता था। यहां तक कि अगर रितिका के मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाते तो रितिका को राजन के घर छोड़ जाते ताकि स्कूल का ब्रेक ना हो, और इसी तरह राजन के मम्मी पापा बाहर जाते तो राजन रितिका के घर रहता। राजन और रितिका दोनों इंटेलिजेंट थे, रिजर्व्ड रहना पसंद करते थे, लेकिन इसी के साथ दोनों मुंहफट भी बहुत थे। जो उनको सही लगता उसके मुंह पर वही बोल देते। यही वजह थी कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन राजन और रितिका के आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। कभी कभार घर से बाहर निकलना होता तो वो घर से थोड़ी दूर पर एक बड़ी सी रॉक पर बैठ जाते और वहां से पूरी घाटी देखते हुए बातें करते, क्लास और स्कूल में जो होता उसको डिस्कस करते। लेकिन उनका आज का डिस्कशन कुछ खास था। खास इसलिए कि आज क्लास में उनका सामना एक बड़े अजीबोगरीब सवाल से हुआ था। पता है अब मुझे कौन सा सॉन्ग गाने का मन कर रहा है? कौन सा? जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। ओके, लेट मी आस्क समथिंग ऑन अ सीरियस नोट। आज क्लास में जो मैडम ने क्वेश्चन किया था उसको लेकर तुम क्या सोचती हो? कौन सा क्वेश्चन? याद नहीं? वो मोरल साइंस की टीचर, वो नई वाली मिस ने क्या पूछा था क्लास में? हाँ, याद आया। उन्होंने पूछा था कि हमें हमेशा से यही बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ इज समथिंग दैट कांट बी रिप्लेस्ड एंड इट्स मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। बिल्कुल सही। और हाँ, ये भी याद आया, मैम ने क्वेश्चन पूछा और उस घोंचू राजेश ने फट से हाथ उठा दिया आंसर देने के लिए, जैसे बहुत इंटेलिजेंट हो कहीं का। मैं सब जानती हूँ उसके बारे में, वो सिर्फ मिस को इम्प्रेस करने के चक्कर में हाथ उठाया था और बहुत हद तक इम्प्रेस भी कर दिया था। अरे काहे का इम्प्रेस? इंसान की वैल्यू कहीं पैसों में कैलकुलेट हो सकती है क्या? जीवन तो अनमोल है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैसे लगा सकते हैं? तो फिर तुम ही बताओ, आखिर एक इंसान की एक्चुअल वैल्यू क्या है? देखो, मैम ने जब वो सवाल पूछा था तो उस राजेश ने क्या जवाब दिया था कि एक इंसान की वैल्यू 3 से 4 करोड़ रुपए की होती है, क्योंकि एक नौकरी करने वाला आदमी अपनी पूरी लाइफ में करीब इतना ही कमा पाता है और यही उसकी पूरी वैल्यू है। लेकिन मैम ने बोला क्या था फिर? कि ये जवाब पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, सही तो बोला मैम ने। एक जैसी अर्निंग सबकी थोड़ी ना हो सकती है। ये सब बेकार की बातें हैं। यू जस्ट कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन मॉनेटरी फॉर्म। अच्छा, मान लो कि कोई तुम्हारी लाइफ के बचे दिन खरीद लेता है, तो वो फिर तुमको कितना पे करेगा? ये भी तो मैम ने पूछा था कि इफ देयर इज समथिंग हु वांट्स टू बाय योर रिमेनिंग एज। हाँ, मिस समथिंग मैम ने ही पूछा था ये, पर बताओ तो वो समथिंग तुमको तुम्हारे बचे एज के लिए कितना पे करेगा? पहली बात तो मैं अपनी लाइफ का 1 सेकेंड भी नहीं बेचूंगी। पूरी की तो बात ही छोड़ो। क्यों? ओहो, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता कि अगर अपनी लाइफ के बचे हुए दिन तुमने किसी को बेच दिए तो तुम उसी टाइम मर जाओगे, और मुझे नहीं मरना, क्योंकि जो जीने में मजा है वो मरने में कहाँ। मुझे तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। देखना, आज से ठीक 10 साल बाद इसी समर टाइम में हम दोनों के साथ समथिंग बेस्ट होने वाला है। इतना बेस्ट कि हम दोनों को अपनी लाइफ पर नाज होगा। We will really feel like we are glad to have lived. भगवान करे ऐसा ही हो, और तब अगर मैं लाइफ में अकेला रहा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये देखने की कि मैं भी अकेली हूँ कि नहीं? नहीं, ये बताने कि तुम्हारी कही बात कितनी सच हुई। फिर तो जरूर मिलेंगे।
सो लेट्स मेक अ प्रॉमिस। आज से 10 साल बाद अगर हम दोनों की लाइफ में सब कुछ बढ़िया हुआ तो हम इसी समर सीजन में फिर से जरूर मिलेंगे। यस, हम जरूर मिलेंगे। सो 10 years सेम समर सीजन, देखते हैं कि क्या होता है। या होप फॉर बेटर। ये हे 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 वूहू, ये राजन और रितिका जब 15 साल के थे तब उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि लाइफ में सब कुछ अच्छा रहा तो वो दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। राजन और रितिका बचपन से एक साथ एक ही क्लास में पढ़े थे और दोनों की एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। पर दोनों जब 10th में थे तो रितिका के पापा का ट्रांसफर हो गया और रितिका कहीं और चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने राजन से कहा था कि 10 साल बाद जब फिर से समर सीजन आएगा और समर फेस्टिवल होगा तब उस वक्त उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तब अगर उन दोनों को कोई परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिला तब वो दोबारा 10 साल बाद समर सीजन में जरूर मिलेंगे। तो 10 साल निकल गए थे, समर सीजन फिर आ चुका था। रितिका की तो कोई खबर नहीं थी लेकिन राजन की खबर कुछ अच्छी नहीं थी। हो, अब तो लगता है कि ये बुक्स ही बेचनी पड़ेगी। और है भी क्या मेरे घर में? ये चोर बाजार से खरीदा हुआ खटारा फैन जो रुक रुक कर चलता है, और ये पुराना सा बेड जिसको कोई फ्री में भी ना ले। बहुत मुश्किल से एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली थी, लेकिन वीकनेस के कारण थोड़ा चक्कर खाकर गिर क्या गया कि उस मैनेजर के बच्चे ने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। बोला कि पहले ठीक हो जाओ फिर काम पर आना। अब इस 1 हफ्ते का भी पैसा नहीं देगा वो मुझे। अभी तो मेडिसिन भी लेनी है, खाने का सामान भी। ओ गॉड, कहाँ से करूं मैं ये सब? रितिका, यू वर रॉन्ग। देखो 10 साल पूरे हो गए, समर सीजन भी आ गया, बट ना मेरे पास नाम है और ना ही पैसा। कुछ भी लाइफ में बढ़िया नहीं हुआ। अब तो तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता। मैंने बोला था कि कोई विश पूरी नहीं होती, ये सब फालतू की बातें हैं, बट नहीं, उसने तो चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि 10 साल बाद समर सीजन में पक्का कुछ बढ़िया होगा हम दोनों की लाइफ में। रितिका, तुम्हारा तो नहीं पता, बट मुझे फिलहाल ये बुक सेल करनी पड़ रही हैं ताकि मैं मेडिसिन खरीद सकूं, खाने का सामान ले सकूं। वैसे अच्छा ही हुआ कि 10th के समय ही रितिका स्कूल छोड़कर चली गई, वरना भी साथ होती तो क्या बोलता उसको कि मुझे ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने अच्छा खाना कब खाया था, नए कपड़े कब लिए थे और लास्ट टाइम कब मैंने हेयर कट करवाए थे। खैर, अब जो लाइफ है उसे तो जीना ही है। फिलहाल तो ये बुक्स लेकर मार्केट निकलता हूँ अभी। हाँ, ये आ गया मार्केट। इधर ही कहीं वो पुरानी बुक शॉप होनी चाहिए जो सेकंड हैंड किताबें खरीदती है। कितनी बार तो उस दुकान में गया हूँ लेकिन हर बार भूल जाता हूँ। कहाँ गया? हाँ, वो रही वो दुकान। हाँ, ये आ गई दुकान। 3 साल बाद इस दुकान में आया हूँ। पता नहीं वो अंकल मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। पक्का वो अभी भी सीरियस फेस बनाए बुक के अंदर खोए होंगे। हाँ, अब ये आ गया दुकान के अंदर। अब वो अंकल कहाँ गए? हाँ, वो रहे बुक में अपनी आंखें गड़ाए। हेलो अंकल। क्या बात है? व्हाट डू यू वांट? अंकल, पहचाना नहीं? मैं राजन, आपके यहाँ से पहले हमेशा बुक्स खरीद के ले जाया करता था। फिर अब क्यों छोड़ दिया ले जाना? बस यही समझ लीजिए अंकल कि छोड़ा नहीं, छूट गया। अभी क्या लेने आए हो? अभी लेने नहीं अंकल, बल्कि सेल करने आया हूँ। क्या अपनी एज, हेल्थ या फिर अपना टाइम? क्या सेल आउट करना है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, ये भी कोई सेल करने की चीजें हैं। मैं तो अपनी ये बुक सेल करने आया हूँ। ये बुक्स, इन्हें क्यों बेच रहे हो? ये बुक्स तो बहुत वैल्यूएबल हैं। इनको तो हमेशा अपने पास रखना चाहिए और बार बार इनको पढ़ना चाहिए। इट्स डिफिकल्ट फॉर अ बुक लवर टू सेल सच बुक्स। यस अंकल, यू आर राइट। तो फिर इनको सेल क्यों कर रहे हो? क्या इस सिटी को छोड़कर कहीं और जा रहे हो या फिर कुछ और बात है? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर इन किताबों को सेल करने की नौबत क्यों आ गई? किताबों से पेट नहीं भरता अंकल। फिल्मी डायलॉग। मैं समझ गया, मनी शॉर्टेज, यही ना? यस अंकल।
ओके देन, वेट फॉर 10 मिनट्स। मैं इन किताबों की वैल्यू निकाल कर बात करता हूँ। जब तक और किताबें देखो या बाहर से घूम कर आ जाओ। ओके अंकल, यू टेक योर ओन टाइम। ओके। चलो फिर दुकान के अंदर बुक्स ही देख लेता हूँ। जब तक खरीद तो सकता नहीं हूँ तो कम से कम एक नज़र डालकर खुशी हो लेता हूँ। हाँ, उधर बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स हैं, उधर ही चलता हूँ। हाँ, इस सेक्शन में बेस्ट बुक्स रखी हुई हैं और यहाँ से शॉप के बाहर का नज़ारा भी मस्त दिख रहा है। अरे ये बड़ा सा बिलबोर्ड, हो माय गॉड, ये तो समर फेस्टिवल का एडवर्टाइजमेंट है इस पर। क्या लाइफ है मेरी। आज से 10 साल पहले ऐसे ही समर फेस्टिवल के होर्डिंग्स को देखकर अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए विश किया था रितिका और मैंने। बट ब्राइट तो दूर, अब तो लाइफ में कहीं कोई लाइट भी नहीं दिख रही है। आ जाओ, कैलकुलेशन कर लिया। आया अंकल। हाँ तो बताएं कितना देने वाले हैं मेरे इन वैल्यूएबल बुक्स के लिए? 330। बस इतना ही? बस 330? यही कीमत है मेरी इन वैल्यूएबल बुक्स की आपकी नज़र में? जो बिकने को तैयार है उसकी वैल्यू तो खरीदने वाला ही लगाता है। वाह, ग्रेट अंकल, आप भी फिल्मी डायलॉग। हाँ, वैसे एटलीस्ट 500 तो बनता ही है अंकल इन वैल्यूएबल बुक्स के लिए। नो, ओनली 330 रुपीज। ओके, दीजिए फिर। ये रहा तुम्हारा 330 रुपीज। ओके, थैंक्स अंकल, चलता हूँ, बाय। ये हेलो, कैन आई टॉक टू यू अबाउट समथिंग? समथिंग? यस, बताएं। तुम पैसों के कारण दुखी हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस टाइम थोड़ा शॉर्टेज हो गया है। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास अभी पैसों की शॉर्टेज हुई या पहले से थी। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी लाइफ के कुछ पार्ट बेचना चाहोगे? क्या? यू मीन टू से लाइफ के बचे हुए दिन, माई रिमेनिंग एज? यस। आर यू ऑल राइट अंकल? आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे तो ये भी पता है किसी का लाइफ टाइम बहुत कॉस्टली बिकता है, फिर भी मुझे तुम्हारा लाइफ टाइम नहीं खरीदना है। आप समझ रहे हैं ना कि आप क्या बोले जा रहे हैं? मुझे पता है तुम ये सोच रहे होगे कि ये बुढ़ा सठिया गया है, बुढ़ापे में मेरा दिमाग खराब हो गया है, या फिर तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हूँ। अगर तुम ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुमको अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो मैं तुमको एक एड्रेस देता हूँ, तुम वहां जाकर पता कर सकते हो। वहां एक शॉप है जहां तुम अपना एज, टाइम या हेल्थ कुछ भी बेच सकते हो। ये अंकल तो वही बात कर रहे हैं जो आज से 10 साल पहले मोरल साइंस की क्लास में वो मैम ने कहा था, और फिर बाद में मैं और रितिका इस पर डिस्कस कर रहे थे। क्या सचमुच ऐसा कोई शॉप हो सकता है क्या, जो किसी इंसान का लाइफ स्पैन या एज या फिर हेल्थ खरीदता हो? क्या सोचने लगे? ज्यादा दूर वो शॉप नहीं है, बस यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है, 4th फ्लोर पर है। तुम वहां जाकर एक बार चेक कर सकते हो। वो मेरी लाइफ का वैल्यू कैसे लगाएंगे? जैसे मैंने तुम्हारे बुक्स का वैल्यू लगाया, वैसे ही वो लोग अलग अलग लोगों का इस बेसिस पर वैल्यू निकालते हैं कि वो अपने बचे हुए लाइफ में क्या कुछ बढ़िया करने वाले हैं। जैसे मैं तुमको ज्यादा नहीं जानता, बट इतना बोल सकता हूँ कि तुमको बुक्स पढ़ने का शौक है तो तुम बैड बॉय तो नहीं हो सकते, तुम्हारे अंदर कुछ तो मॉरल वैल्यू होगा। पर डिफरेंस क्या है एज, टाइम और हेल्थ सेल करने में? अगर अपना बचा हुआ लाइफ टाइम का कितना भी पार्ट सेल कर दूं तो उसमें टाइम एंड हेल्थ तो खुद ब खुद काउंट हो ही जाएगा। अब मुझे ये सब नहीं पता, मैंने कभी कुछ नहीं सेल किया है, बस उस शॉप का पता था मुझे तो तुमको बता दिया, सोचा शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये लो, मैंने इस पेपर पर मैप बना दिया है, तुम चाहो तो इसको फॉलो करके उस शॉप तक पहुंच सकते हो। थैंक यू अंकल, चलता हूँ, बाय। बाय। समथिंग बेस्ट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। ये समथिंग का चक्कर जब भी मेरी लाइफ में आता है कुछ ना कुछ हैपनिंग जरूर होता है। 10 साल पहले क्लास में मैम ने कहा था कि इफ समथिंग वांट टू बाय योर लाइफ स्पैन, उसके बाद लाइफ की फिलॉसफी चेंज हो गई। फिर रितिका ने कहा था समथिंग बेस्ट विल हैपन आफ्टर 10 years ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर फेस्टिवल। बेस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं,
वो मेरी लाइफ से भी चली गई और मेरी लाइफ और वर्स्ट हो गई। और अब आज फिर इस बुक शॉप वाले अंकल ने समथिंग वांट टू आस्क बोलकर ये अजीब सा शॉप का एड्रेस पकड़ा दिया। पता नहीं है समथिंग के चक्कर में अब क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि उस ओल्ड अंकल का सही में दिमाग खराब हो गया है। ये सब बकवास की बातें हैं। मैम ने तो बस मोरल वैल्यू समझाने के लिए वो एग्जाम्पल बताया होगा कि लाइफ कितना वैल्यूएबल है और सबकी लाइफ वैल्यू कितनी डिफरेंट होती है ना। ये अंकल की सिर्फ फैंटेसी है, रियल में ऐसी कोई शॉप हो ही नहीं सकती। बट आज कुछ तो है। ये समथिंग का चक्कर ही नहीं आया है आज। ये फिर से दिखा समर फेस्टिवल का होर्डिंग। ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही की बात हो। ऐसी एक होर्डिंग को देखकर रितिका ने समथिंग बेस्ट वाली बात कही थी। तो फिर ये वही समर मंथ है, वही समर फेस्टिवल भी है और फिर से वही समथिंग। कहीं सच में तो मेरे साथ फिर कुछ होने नहीं वाला है। ये अंकल का बताया फैंटेसी शॉप का एड्रेस सच है? ये कहीं कोई ट्रैप तो नहीं? 10 साल पहले का किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ था। रितिका ने प्रिडिक्ट किया था कि 10 साल बाद समर फेस्टिवल के वक्त राजन और रितिका की लाइफ में समथिंग बेस्ट होने वाला है। तब वो दोनों जरूर मिलेंगे। तो 10 साल गुजर गए थे, समर फेस्टिवल भी आ गया था, लेकिन समथिंग बेस्ट अभी तक नहीं हो पाया था। बस हुआ था तो वर्स्ट, और वो भी राजन की लाइफ में। राजन को अपनी बुक्स तक सेल करनी पड़ी थी, पर बुक्स सेल करके भी उसे इतने पैसे नहीं मिले थे कि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन बुक शॉप ओनर ने राजन के लिए समथिंग सस्पिशियस जरूर क्रिएट कर दिया था। दरअसल राजन के पास बुक शॉप ओनर का दिया एक ऐसी शॉप का एड्रेस था जहां वो अपनी एज, टाइम और हेल्थ कुछ भी सेल आउट कर सकता था। ये पहाड़ पे भी लोग फास्ट ड्राइव करने से बाज नहीं आते। ये अंकल ने कहाँ का एड्रेस दे दिया। यहाँ तो दूर दूर तक पॉपुलेशन का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ पूछूं भी तो किससे पूछूं? दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़कर देखता हूँ। हाँ, इस पत्थर पर चढ़कर शायद कुछ दिखाई दे। हाँ, वहाँ दूर पर 2-4 शॉप्स दिखाई दे रही हैं। बट अंकल ने तो बोला था कि शॉप 4th फ्लोर है, तो फिर वो बड़ी सी कोई बिल्डिंग होगी। ये अंकल ने जो मैप बना के दिया है उसके हिसाब से तो सही आया हूँ। अरे हाँ, वो दिखी एक बड़ी सी बिल्डिंग। लगता है शायद वही है। ठीक है, फिर चलकर देखता हूँ। लाइफ में ये एक और रिस्क सही। आज बहुत दिनों बाद पता नहीं क्यों गाना गाने का मन कर रहा है। लास्ट टाइम रितिका के साथ गाया था। कौन सा गाना था? हाँ, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। कहाँ होंगे क्या? ऐसे वीराने में लाइफ बेचने की दुकान ढूंढ रहे हैं और क्या। बट पता नहीं रितिका कहाँ होगी। इन 10 सालों में बस उसने एक लेटर लिखा था मुझे। वैसे अच्छा ही है, साथ होती तो मेरी कंडीशन देखकर उसको भी दुख होता और मुझे भी। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। अभी तो बस गाना गाने का मूड है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला। अरे, ये तो एकदम पुरानी बिल्डिंग है। मैप में देखता हूँ। हाँ, बुक शॉप वाले अंकल ने तो मैप में यही जगह दिखाई थी और ऐसी बिल्डिंग भी बताई थी। लेकिन ये बिल्डिंग तो काफ़ी साल पुरानी लग रही है। इसकी दीवारें भी कितनी काली हो गई हैं। इसमें शॉप? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। बट इतनी दूर तक आ ही गया हूँ तो अंदर जाकर चेक करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी मेरे पास है ही क्या कि कोई मेरा कुछ हार्म करेगा। ओके देन, लेट्स गो। पता नहीं इस हॉन्टेड टाइप जगह पर कौन शॉप चलाता है। अरे यार, जिधर भी देखो अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ तो। हो, इतनी दूर पैदल चलकर यहाँ तक आया हूँ, प्यास भी लग रही है। और अब ये सीढ़ियाँ, ये तो बिल्कुल अबेंडेंड बिल्डिंग है। मुझे लगता है कि यहाँ भूतों के अलावा और कोई भी नहीं रहता होगा। लगता है 3rd फ्लोर आ गया। यहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं है। चलो एक फ्लोर और देखता हूँ। ओह, थक गया मैं तो। हाँ,
ये आ गया 4th फ्लोर भी। अब यहाँ किससे पूछूं मैं? ये एक रूम जैसा दिख रहा है, हो सकता है शायद यहाँ वो ऑफिस हो। इसके अंदर जाकर देखता हूँ। वाह, ये तो एकदम शानदार है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज्वेलरी शॉप हो, वो भी बिना ज्वेलरी के। लेकिन अब यहाँ भी कोई क्यों नहीं दिख रहा? What do you want to sell? हाँ, आप कौन? What do you want to sell? Your age, your time, or your health? What do you want to sell? You know, मैं अब इन सवालों से तंग आ चुका हूँ। अगर सच में ऐसा कुछ यहाँ पर खरीदा जाता है ना, तो फिर मैं अपना एज बेचता हूँ। अब आप बताइए कि नेक्स्ट क्या है? Evaluation. इवैल्यूएशन? इसका मतलब क्या हुआ? Simply to find out value of your remaining life. It'll take around 3 hours. I'll see you then. वाह, क्या कमाल है। एक आदमी की वैल्यू बस 3 घंटे में बता दी जाएगी। वाह, सचमुच कमाल है ये तो। हाय, हेलो, ओ मैडम, वैल्यू निकालोगी कैसे मेरी? मेरा नाम एड्रेस तो ले लो। Don't worry, Mr. Rajan. We know everything about you. कमाल है, बिना बताए इनको कैसे पता चल गया? ये तो सचमुच सस्पिशियस ऑफिस है। चलो, अब यहीं बैठकर वेट करता हूँ, देखूँ तो कि ये मेरी लाइफ का क्या एवेल्यूएशन करते हैं। ये सही जगह है, आराम से यहीं बैठता हूँ। यहाँ तो कोई है भी नहीं। थक ही गया हूँ, एक झपकी भी ले लूँगा, रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को। हाँ, पता नहीं ये किसी की लाइफ का एवेल्यूएशन कैसे करते होंगे। आखिर कुछ तो बेस होगा। इतनी लंबी लाइफ का वैल्यू बस ये चंद घंटों में निकाल देंगे। कोई नहीं, मुझे इससे क्या लेना देना। हो सकता है एवेल्यूएशन का इन्होंने कोई स्टैंडर्ड बना रखा हो। वैसे अभी तो मैं 25 ईयर्स का हूँ, कम से कम 50 ईयर्स तो और मेरी एज होगी। तो इस हिसाब से अगर 2 करोड़ पर ईयर के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो 100 करोड़। वाह, 100 करोड़। ना, इतना नहीं होगा। मेरे पास तो ना जॉब है, ना मैं फेमस हूँ, ना पैसा है और ना ही कोई स्टेटस है। फिर 100 करोड़ ना। लेकिन अंकल ने कहा था कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो ये पॉजिटिव एक्शन में काउंट होगा। और मैं रेस्टोरेंट में जॉब भी तो करता था, कभी किसी से हेल्प नहीं ली, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी हेल्प नहीं ली। आई एम सेल्फ मेड मैन। सो मेरी वैल्यू जनरल से तो एबव ही होगी, तो भी कम से कम 50 करोड़। अच्छा, इतनी ना सही, बट 25-30 करोड़ से तो कम नहीं होगी। वैसे वो लड़की सुंदर थी, एज भी 25 के करीब लग रही थी। 30 करोड़, 30 करोड़। Mr. Rajan, wake up. या सॉरी, थोड़ी नींद आ गई थी। ये सोने का नहीं, जागने का टाइम है। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने बोला था ना, हमें सब पता है आपके बारे में। बट एनीवे, आपकी लाइफ का वैल्यूएशन हो चुका है। कितना है? हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट? नॉट अगेन, सेम क्वेश्चन। आज से ठीक 10 साल पहले भी मेरे सामने आया था, जब मैं 10th क्लास में था। तब मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड ने कहा था कि एक गुड अर्निंग नॉर्मल आदमी अपनी लाइफ में 20 से 30 करोड़ रुपए अर्न करता है और यही उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जब मैं और छोटा था तब मैं सोचता था कि मेरी वैल्यू 300 करोड़ से भी ज्यादा होगी। तो ऐसी कोई भी वैल्यू आई तो क्या आप अपनी लाइफ के वो सारे दिन सेल कर देंगे जो आप जीने वाले हैं? मैं अगर सेल भी करूंगा तो ये नहीं कहूंगा कि मैं उस लाइफ के पैसे ले रहा हूँ जिसको मैं जीने वाला हूँ, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं उस लाइफ के पैसे ले रहा हूँ जिसको मैं डंप करने वाला हूँ। क्योंकि मैं जिस भी लाइफ को जीने वाला हूँ उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। I appreciate that. Anyway, it's time for you to decide. ये रहा एनवेलप, इसमें आपकी लाइफ का इवैल्यूएशन है। बट है कितना? इतना जितने का ना तो आपने कभी एक्सपेक्ट किया होगा, ना ही हमारे ऑफिस ने कभी किया था। बट हाउ मच? चेक। लाइफ किसी की भी हो, कब कहां पहुंचा दे कुछ नहीं कहा जा सकता। राजन गया था अपनी किताबें बेचने
और पहुंच गया एक ऐसी शॉप में जहां खरीदी जाती थी ह्यूमन लाइफ। एक ऐसी दुकान जहां एज, टाइम और हेल्थ सब कुछ खरीदा जाता था। राजन को पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बुक शॉप ओनर की कई बातें सच होती जा रही थी, राजन को भी यकीन होने लगा था। वो सचमुच अपनी लाइफ के बचे दिन सेल कर सकता था। लेकिन सवाल था कितने में। राजन उसी शॉप में था जहां एज, टाइम और हेल्थ खरीदा जाता था। उसकी लाइफ की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा चुकी थी, बट हाउ मच? बस उसे इसी जवाब का इंतजार था। प्लीज टेल मी हाउ मच। अरे, आप एनवेलप खोलकर क्यों नहीं देख लेते? नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। ऑल राइट, तो फिर सुनिए। यस यस यस। आपकी लाइफ की वैल्यू है 3 करोड़? ओ माय गॉड, मैं करोड़पति बन गया। 3 करोड़। लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 30 करोड़ होगा, लेकिन 3 करोड़ भी कम नहीं होता। अच्छा होगा आप एक बार एनवेलप खोल कर देख लें तो। हाँ, अभी देख लेता हूँ। हाँ, ये खुला लिफाफा और ये रहा लेटर। यस, 3 करोड़। आप एक बार ठीक से देखिए प्लीज। देखिए कि 3 के बाद कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। बस 3 लाख। मुझे लगा कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। So that's not a printing mistake. वो 3 लाख ही है। आपकी टोटल लाइफ 30 years और 3 months है। पर ईयर 10,000 रुपीज ही आपका वैल्यू निकला था। तो 10,000 पर ईयर के हिसाब से 30 years का टोटल 3 लाख ही होता है, राइट? इट वॉज नॉट अ मिस्टेक। और बाकी के 3 months इससे भी कम रेट में सेल होगा। इससे भी कम? इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर सर। आज तक सबसे मिनिमम वैल्यू है ये। हाँ ठीक है, मेरी लाइफ की वैल्यू बहुत कम निकली है, लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि मेरी रियल वैल्यू सही में कम है। ये 3 लाख कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है मेरी, ये आप लोगों ने निकाला ऐसा। हाँ ऑफ कोर्स, मैं मानती हूँ कि ये यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, बट जो रिजल्ट आया है वो हमारे ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका स्टैंडर्ड क्या है? Everyone asks the same question. Anyway, मैं बताती हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कंसल्टिंग एजेंसी निकालती है, इसलिए मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकती, बट हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि वैल्यू निकालने में 3 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट इज योर डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि आप कितने खुश हैं अपनी लाइफ में। द सेकेंड इज एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। थर्ड इज कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपने सोसाइटी के लिए क्या कुछ किया है। इन शॉर्ट, आपकी टोटल वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी बाकी की लाइफ कितनी खुशी से रहने वाली है, कितना आपकी लाइफ दूसरों को खुश करती है, कितने सारे सपने बाकी के लाइफ में सच होते हैं, कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, सो ऑन। सो मिस्टर राजन, व्हाट डू यू थिंक? आर यू रेडी टू सेल योर रिमेनिंग लाइफ? पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? हो सकता है मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं रहता, हो सकता है किसी और को भी मैं खुशी नहीं दे पाता। पता नहीं कितने सपने मेरे पूरे होते, और सोसाइटी के लिए भी पता नहीं मैं कुछ कर पाता या नहीं। लेकिन फिलहाल मैं खुद को अभी बिल्कुल ही बेकार फील कर रहा हूँ। इनमें से 1 या 2 कैटेगरी में भी अगर मुझे काबिल नहीं समझा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वैल्यू निकालने में इन सब कैटेगरी में ही मुझे वर्थलेस समझ लिया। हो, मैं जब इतना ही बेकार हूं तो फिर तो मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मिस्टर राजन, प्लीज काम डाउन, जस्ट काम डाउन। और इससे भी बढ़कर ये कि मेरी लाइफ बस 30 साल की और है, बस 30 साल। मतलब अभी मैं 25 का हूं और अब सिर्फ 30 साल और।
यानी कि 55 की एज में मैं मर जाऊंगा। इतनी कम एज में मैं क्या कर पाऊंगा? मुझे कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, सही कहा ना? या फिर कोई एक्सीडेंट भी हो। क्या मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं प्लीज? यस प्लीज, गो अहेड। मेरी एज इतनी शॉर्ट क्यों है? आई एम रियली वेरी सॉरी, ये हमारी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। मैं किसी भी कस्टमर को कोई भी डिटेल नहीं बता सकती जब तक कि वो अपना एज या टाइम या हेल्थ यहां सेल न कर दे। सो टेल मी, व्हाट डू यू वांट टू डू? मुझे कुछ देर सोचने का टाइम दीजिए। यस प्लीज, टेक योर टाइम। ओके। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि इस लड़की को जैसे पहले से ही पता था कि मैं हाँ ही बोलूँगा। हाँ होगा भी क्यों नहीं। जब मैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है कोई भी यही सोचेगा कि ऐसी लाइफ रखने से बेहतर है कि इसको बेच ही डालो। हाँ, क्या सोचा था और क्या हुआ, छोड़ो, अब बेकार है कुछ सोचना। ना अब तक लाइफ में कुछ पा सका और अब तो आगे पाने की उम्मीद भी नहीं है। तो फिर इस लाइफ को रखने से बढ़िया है इसको सेल आउट करूं और जो पैसा मिले उससे कुछ दिन लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करूं। हाँ, ये ठीक है। सो मिस्टर राजन, हैव यू डिसाइडेड? यस, आई एम रेडी। मैं अपनी लाइफ के 30 साल सेल करूंगा और 3 महीने अपने पास रखूंगा। दैट्स ग्रेट। तो अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस ये एक एग्रीमेंट पेपर है, आप ठीक से पढ़कर फिल कर दीजिए। दैट्स अबाउट इट। अब जहां मौत का ही सौदा कर लिया है वहां इन कागज के चंद टुकड़ों को पढ़कर क्या करूंगा? अरे अरे, बिना पढ़े ही टिक लगाते जा रहे हैं। पढ़ तो लीजिए, जस्ट रीड इट। बोला ना, अब पढ़ने पढ़ाने का टाइम गया, मुझे बस यहाँ से निकलना है। ओके, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। आई फॉरगॉट, आप 3 टाइम्स ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैं समझा नहीं। मतलब एक बार हो चुका, अब बस 2 बार और आप अपनी एज, टाइम और हेल्थ को सेल कर सकते हैं। दिस इज अ लिमिट, इट्स 3। अब बचा ही क्या है मेरे पास? बस 3 महीने। इसको तो बस मैं जीना चाहता हूँ। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 90% में मर चुका हूँ। बॉडी बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। आप यूँ समझ लो, मुर्गा कटने से पहले जैसे तड़पता है ठीक वैसे ही मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। अभी बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं कम से कम 80 ईयर्स की लाइफ एंजॉय करूँगा, लेकिन अब सिर्फ 3 मंथ्स है मेरे पास। ओनली 3 मंथ्स। ओके, अब मैं चलता हूँ। ये रहा आपका 3 लाख, आपके 30 इयर्स लाइफ की कीमत। थैंक यू। आज जमकर बढ़िया खाना खाऊंगा किसी बड़े से रेस्टोरेंट में। बहुत दिनों से ठीक से खाया भी नहीं है मैंने, और वैसे भी अब कोई टेंशन नहीं। जीने के लिए सिर्फ 3 महीने और खर्च करने को ये 3 लाख बहुत है मेरे लिए। चलता हूँ, बाय। बाय मिस्टर राजन, सी यू सून। ये इसने सी यू सून क्यों कहा? अब क्या बाकी रह गया है डील में? लाइफ की कभी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि लाइफ तो अनमोल है। लेकिन जिस दिन किसी भी इंसान की लाइफ की कीमत लग गई, वो इंसान उसी दिन मर जाता है। राजन के साथ भी इस समय यही सिचुएशन थी। उसकी लाइफ की कीमत लग गई थी। वो अपनी लाइफ के 30 साल बेच चुका था और अब बस उसके पास बचे थे केवल 3 महीने। इन 3 महीनों में वो अपनी लाइफ को भरपूर जी लेना चाहता था। दरअसल राजन को अपनी लाइफ के बेचने का गम नहीं था, बल्कि उसे दुख इस बात का था कि उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। उसको सिर्फ 3 लाख रुपए मिले थे पूरे 30 साल की अपनी लाइफ सेल करने के बाद। इसलिए राजन अपनी लाइफ के उन लास्ट 3 महीनों में अपने वो सारे सपने सच कर लेना चाहता था जो उसने कभी देखे थे। कैसे हो राजन? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। देखो, समर फेस्टिवल शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया समर फेस्टिवल। देखो कितने सारे क्रैकर्स आसमान में छूट रहे हैं।
कितनी सारी लाइट्स लगी हैं, कितने सारे लोग हैं। हाँ, अपने स्कूल और क्लास के भी स्टूडेंट्स आए हैं। आई रियली लव दिस टाइम। मी टू। हम कितने लंबे टाइम बाद मिले हैं ना। हाँ, बहुत लंबे टाइम बाद। पर तुम कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, यही तो थी। तुमने मुझे ढूंढा ही नहीं। सही कहा तुमने, मैंने तुमको सचमुच नहीं ढूंढा, लेकिन मैं तुमको ढूंढकर करता भी क्या? तुमको ये बताता कि देखो रितिका, मैं किसी भी लायक नहीं बन सका, मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं है। राजन, क्या तुम आज भी अकेले हो? हाँ, अकेला, बिल्कुल अकेला। मैं भी तो अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। तुम आओगे ना मुझसे मिलने? हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर मैं जाती हूँ। आई विल वेट फॉर यू। बाय राजन, बाय। नहीं रितिका, रुको, वेट, आई एम कमिंग। रितिका! ओह, तो ये सिर्फ एक सपना था, पर कितना रियल लग रहा था। रितिका बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे 10 साल पहले लास्ट टाइम उसको देखा था। पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। ये डोरबेल नहीं बजती ना तो रितिका जाती भी नहीं, उससे और बातें हो जाती। खैर, वो ड्रीम था, अभी तो रियलिटी है। ये कहीं मकान मालिक तो नहीं? हो सकता है रूम का रेंट लेने आया हो। आया भी होगा तो क्या, अभी तो मेरे पास पैसे हैं, सारा रूम का रेंट चुका दूंगा। अरे आ गया। आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे, आपने मुझे पहचाना नहीं मिस्टर राजन? ओह, शायद मैंने चश्मा नहीं लगाया इसलिए। ये लीजिए, ये लगा लिया चश्मा। अब तो पहचाना रहे? हाँ हाँ, पहचान लिया। आप वही हो जिसने मेरी लाइफ की वैल्यू निकाली थी। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हो? शॉप में तो सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी ना, फिर अचानक यहाँ और ये सारे लगेज के साथ? मैं यहाँ अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर आई हूँ। ऑफिशियल ड्यूटी? यस, ऑफिशियल ड्यूटी। नाउ मे आई कम इन? यस प्लीज। आज तो ये बिल्कुल अलग ही लग रही है, बिना चश्मे के ये ज्यादा सुंदर दिखती है। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे ये 24-25 साल की हो, लेकिन आज तो ये 19-20 से ज्यादा की नहीं लग रही। खैर, ये सब बातें बाद में, पहले ये तो जान लूं कि ये यहाँ पर आई क्यों है। कहीं मेरी लाइफ की वैल्यू निकालने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? आप दरवाजे के पास खड़े होकर क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं, आया। हाय, आई एम प्रिया। आज और अभी से मैं आपकी ऑब्जर्वर हूँ। ऑब्जर्वर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि अपनी ऐसी कोई डील हुई थी। हाँ, मुझे भी कल लेट से ही पता चला। सिंस आपकी एज अब 1 साल से भी कम की है, तो कंपनी के नए रूल के अकॉर्डिंग अभी से मैं आपको हर एक पल ऑब्जर्व करूंगी। इसलिए ये सब बाद में नहीं हो सकता है क्या? बाद में मतलब क्या? बाय द वे, मैं अपना सामान यहाँ इस कोने में रख रही हूँ। हाँ, राइट देयर, ये रख गया सामान। कैन आई सिट हियर? यस प्लीज। मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा कि आप कॉन्शियस होने की बजाय ये सोचें कि मैं यहाँ इस रूम में हूँ ही नहीं। आप वैसे ही रहिए जैसे आप अकेले में रहते हैं। प्लीज डोंट फील अनईजी और एनीथिंग जस्ट बिकॉज आई एम हियर। सिर्फ बोल देने से रियलिटी थोड़ी ना बदल जाएगी। कमरे में लड़की हो और जो लगातार मुझ पर ही नजर टिकाई हुई हो, और ऐसे में मैं रिलैक्स फील करूं। लुक, आई कांट हेल्प यू विद दैट। प्लीज जस्ट लेट मी डू माई जॉब। Here's my notebook, my pen. Now let me start filling this log sheet with my observations. क्या आप मुझे थोड़ा और क्लियर करेंगी कि आखिरी ऑब्जर्वर का क्या चक्कर है? बहुत सारे लोग जो हमारे पास अपनी लाइफ सेल करते हैं, वो अपने आखिरी समय में जब उनके पास 1 साल से कम समय बचता है, तब वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं और बहुत मायूस भी हो जाते हैं। फिर वो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं और अपने लिए मुसीबत खड़ी करने लगते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जिसने भी अपनी लाइफ सेल की है, उसके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वो मरने वाला नहीं है,
बल्कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे लाइफ का एंड नजदीक आता जाता है, वो इंसान खुद का कंट्रोल खोता जाता है। इसलिए ये ऑब्जर्वर का सिस्टम बनाया गया है ताकि लाइफ सेल करने वाला इंसान ऐसे सिचुएशन में किसी का हार्म न कर पाए। यू सी, क्योंकि ऑब्जर्वर के रहते अगर उस इंसान ने कोई भी इनअप्रोप्रिएट एक्शन किया तो ऑब्जर्वर डायरेक्ट हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर देगा और उसकी लाइफ ऑन द स्पॉट टर्मिनेट कर दी जाएगी, चाहे जितनी भी और उसकी लाइफ क्यों ना बची हो। इसका मतलब है कि ये जो लड़की मेरे रूम में मेरे सामने बैठी हुई है, इसके एक फोन कॉल पर मेरी लाइफ की कहानी समाप्त हो सकती है। या यू कुड से दैट। हमारे पास डेटा है। लोग अपने आखिरी समय में अपना कंट्रोल खो देते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो फिर अब मैं ये मान लूं कि अपने आखिरी समय में मैं अकेला भी नहीं रह सकता? रह पाएंगे। जब सिर्फ 3 दिन लाइफ एंड होने में बाकी रहता है तो ऑब्जर्वर क्लाइंट को अकेला छोड़ देता है ताकि वो अपने लाइफ के अंतिम 3 दिन अकेला रह सके। तो आई विल ऑल्सो लीव। जब आपके 3 महीने खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रहेगा, आई विल लीव यू, आई विल गिव यू योर प्राइवेसी ताकि आप वो 3 दिन पूरी तरह अकेले रह सके। मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ। किस लिए? खाने के लिए, और मुझे एक नोटबुक और एक पेन भी खरीदनी है। नोटबुक और पेन? फॉर व्हाट? ताकि मैं एक लिस्ट बना सकूं। कैसी लिस्ट? कि मरने से पहले मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी लास्ट विशेस की लिस्ट। महीने 3 और ख्वाहिशें ढेर सारी। तो राजन ने लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे हर वक्त प्रिया की नजर में रहना था। प्रिया ऑफिशियल ड्यूटी पर थी। प्रिया एज ए ऑब्जर्वर उसके साथ रह रही थी ताकि राजन पर हमेशा नजर रख सके। ऐसा देखने में आया था कि अपनी लाइफ सेल करने वाले लोग अपने आखिरी वक्त में मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए प्रिया एज एन ऑब्जर्वर ऑफिस की तरफ से अपॉइंट हुई थी राजन पर हमेशा नजर रखने के लिए। राजन के सर पर हमेशा तलवार लटकी रहती थी। अगर उसने गलती से भी कोई ऐसी गलती कर दी कि किसी को उससे तकलीफ पहुंच गई तो प्रिया इमीडिएटली ऑफिस को इन्फॉर्म कर देगी और राजन की लाइफ उसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो राजन इस डर से खुद को संभालता हुआ अपनी लिस्ट बनाने में लगा हुआ था, हिज बकेट लिस्ट। मरने से पहले मुझे ये सारे काम करने हैं। नंबर 1, मुझे अब कोई पढ़ाई नहीं करनी है। नंबर 2, ना तो अब कोई काम करना है और ना ही कोई इच्छा रखनी है। नंबर 3, कुछ टेस्टी फूड खाना है। नंबर 4, कुछ सुंदर चीज़ें देखनी है और अपनी वसीयत लिखनी है। नंबर 5, अंजलि से मिलना है और उससे बातें करनी है। बाय द वे, ये ऑब्जर्वर प्रिया कहाँ गई? अभी तो सामने वहाँ बैठी हुई थी। खैर मुझे क्या। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, रितिका से मिलना है और उसे बताना है कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर करना है। मैं उसको कभी नहीं बता पाया कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। बट आई विल सजेस्ट ऐसा करना सही नहीं होगा। अरे तुम यहाँ मेरे पीछे क्या कर रही हो? अच्छा, तो तुम चुपके से यहाँ मेरे पीछे खड़ी होकर ये देख रही थी कि मैं क्या लिख रहा हूँ? मेरे ख्याल से रितिका से मिलकर अपनी फीलिंग बताने वाली बात लिस्ट से हटा देनी चाहिए आपको, मिस्टर राजन। क्या ऑब्जर्वर को ये राइट है कि वो ऐसे प्राइवेट मामलों में भी अपनी टांग अड़ाए? मिस्टर राजन, आपकी रितिका का एक बच्चा है। What? यस, कुछ ऐसे सिचुएशंस बने कि रितिका को 17 साल में ही एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। उसके बाद उसकी पढ़ाई भी छूट गई और 18 इयर्स की उम्र में उसकी शादी भी हो गई। लेकिन क्या? लेकिन शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स हो गया। अभी वो अकेली अपने बच्चे को संभाल रही है। फिर तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। नहीं। क्यों? क्योंकि आज से ठीक 2 साल बाद वो एक सुसाइड नोट लिखेगी और खुद को खत्म कर देगी। ये क्या बोल रही हो तुम? अगर आप अभी उससे मिलने जाएंगे तो भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और वैसे भी
रितिका शायद ही आपको कभी याद भी करती है। और वो प्रॉमिस जो हम दोनों ने स्कूल के टाइम किया था, वो कि अगर मैं और वो 10 साल बाद लाइफ में अकेले रहे तो जरूर मिलेंगे, उसका क्या वो ये प्रॉमिस भी भूल गई? हाँ, वो ये सब भी भूल चुकी है। तुम इतना कुछ जानती हो मेरे बारे में। जैसे तुम ये सब बता रही हो, क्या सचमुच तुमको सब पता है कि आगे क्या होने वाला है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मिस्टर राजन कि आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, इसके चांसेस कितने हैं। वैसे मैंने जो भी अभी बोला वो सब अब मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन है, उनका अब कोई मतलब नहीं है। बिकॉज आपने जैसे ही अपनी लाइफ सेल की वैसे ही आपका फ्यूचर भी तेजी से बदलने लगा। मैं तो अब बस इतना जानती हूँ कि इन फ्यूचर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने के चांसेस हैं। रितिका आपकी लाइफ में शायद बहुत इंपॉर्टेंट है ना मिस्टर राजन? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वैसे भी अब तो मेरी लाइफ में किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। क्यों, सही कहा ना? हाँ, शायद आप सही हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको रितिका से मिलना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि नहीं, आपको रितिका से अब नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ऐसा करने से आपके दिल में जो रितिका की यादें हैं वो भी स्पॉइल हो जाएंगी। मेरे लिए इतना कंसर्न दिखाने के लिए थैंक्स। वैसे स्पॉइल तो सब बहुत पहले ही हो चुका है। बट आपको अपना टाइम सोच समझ कर यूज करना है। यू हैव टू बी केयरफुल, है ना मिस्टर राजन? हाँ, सही बात है। मेरे पास तो टाइम भी कम है ना, सिर्फ 3 महीने। वैसे क्या मेरे फ्यूचर के बारे में ऐसी और भी बातें बता सकती हो आप? आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर राजन कि मैं आपको नहीं बताऊंगी? मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं फ्यूचर की बातें जानकर कुछ गड़बड़ ना कर दूं। इफ दैट्स द केस, तब तो मैं इमीडिएट ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकती हूँ और आपकी लाइफ देन एंड देयर एंड हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा और मेरे ऑफिस का सिर्फ इतना ही इंटेंशन है कि यू हैव अ पीसफुल एंड टू योर लाइफ, एंड फॉर दैट मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ही सकती हूँ और आपको वार्न भी कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम ये सब मुझसे क्यों बोल रही हो। क्यों? ताकि मैं दुखी होकर उम्मीद ना खो दूं। रितिका के बारे में जो भी तुमने मुझे बताया, अगर वो सब मैं रितिका से मिलने के बाद उससे सुनता तो क्या मुझे दुख नहीं होता? और क्या मैं उम्मीद नहीं खोता अपनी लाइफ से? सही कहूं तो रितिका के मुंह से ये सब सुनकर मुझे सबसे ज्यादा दुख होता। मैं ये पक्के से बोल सकता हूं कि मुझे पहले ही ये सब इसलिए बता दिया गया ताकि मैं ज्यादा हर्ट ना हो जाऊं। क्यों, सही कहा ना? बट ऐसा करना मेरे और रितिका के बीच में एक तरह से इंटरफेयर करना ही हुआ ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आई एम सॉरी मिस्टर राजन, बट मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं था। बट देन टू आई अपोलोजाइज। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि अब आगे आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो उसके बारे में अब आपको ज्यादा सोचना और विचारना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ सेल कर दी है। इट्स नॉट योर लाइफ टेक्निकली एनी मोर टू वरी अबाउट। अब आपने उस दुनिया में छलांग लगा दिया है जहां कोई लॉजिक काम नहीं करता, यू नो, जहां किसी भी बात का कोई रीजन नहीं होता। तो फिर अब बिंदास होकर अपने हिसाब की लाइफ एंजॉय कीजिए। बट स्टिल, अब आपने जो लिस्ट बनाया है उसके किसी भी बात में मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। बट लेट मी अलर्ट यू टू दिस वन मोर टाइम, जस्ट वन मोर टाइम। आपकी किसी भी एक्शन से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना फिर। ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। सो व्हाट नेक्स्ट? अब एक कॉल करनी है। किसको? है कोई, इट्स प्राइवेट।
ऑब्जर्वर प्रिया ने राजन को रितिका के बारे में वो सारी बातें बता दी जिनके बारे में राजन कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मरने से पहले थोड़ी सी ख्वाहिशें थी जिसको राजन पूरा करना चाहता था। एक ख्वाहिश जो दिल के सबसे करीब थी वो तो टूट चुकी थी, इसलिए अब किसी और बात पर सोचने विचारने से कोई फायदा नहीं था। तो राजन ने अपना फोन उठाया और अपनी एक और ख्वाहिश को रिंग किया। मैं अभी कॉल करके आता हूँ। पर अभी रात को आप जा कहाँ रहे हैं मिस्टर राजन? अपार्टमेंट की छत पर। एक बार फिर से कॉल लगाता हूँ। अंजलि, हाँ सही तो है, नाम और नंबर दोनों सही है। फिर से एक बार और डायल करता हूँ, लेकिन मैं उससे बोलूँगा क्या? मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम कब किसको कॉल किया था। शायद अंजलि के लास्ट कॉल आया था, बट वो कॉल भी आए तो कितना टाइम हो गया ना। मुझे नहीं लगता कि अब वो फ़ोन उठाएगी। इतने दिन बाद आखिर वो मेरा कॉल क्यों रिसीव करेगी? छोड़ो, कट कर देता हूँ कॉल, बेकार है कॉल करना। मिस्टर राजन, क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी रात को आप किससे कॉल कर रहे हैं? इट्स सो लेट। मुझे पता था कि यहाँ भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। वैसे अभी तो आपकी तरफ से ही प्रॉमिस किया गया था ना कि अब मेरे किसी भी प्राइवेट मामले में कोई इंटरप्शन नहीं होगा। हाँ, किया था, बट अभी आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट मामला नहीं है। इतनी रात को यूं डरते डरते किसी को फोन लगाना सही नहीं लग रहा मुझे। समथिंग्स अप। इसलिए बीइंग एन ऑब्जर्वर आपको मुझे बताना ही होगा। हु इज इट दैट यू आर कॉलिंग एट दिस टाइम ऑफ नाइट, सर? ओह, इसको जरा सा भी शक हुआ तो फट से ऑफिस कॉल कर देगी और मेरी लाइफ अभी ही एंड हो जाएगी। अब अंजलि को कॉल कर रहा था। मेरी एक फ्रेंड है, उसको लंच पर ले जाने के लिए। वो मैंने अपनी विश लिस्ट में भी लिखा था ना। तो फिर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? Why are you so afraid? घबरा नहीं रहा। एक्चुअली मुझे किसी को कॉल करके बात करने की आदत नहीं है। मुझे घबराहट होने लगती है, बचपन से ही मेरी ऐसी आदत है। Anyway, if you don't mind, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये अंजलि कौन है? अंजलि मुझसे 1 साल जूनियर थी कॉलेज में। कॉलेज के बाद एक बार मुझे मिली थी, उसके बाद फिर हम मिलते रहे। उसके साथ अच्छी बातें होती थी पहले, तो मैंने सोचा कि उसको लंच पर इनवाइट करता हूँ, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर अपनी बची हुई ये छोटी सी लाइफ उसके साथ ही स्पेंड कर दूंगा। मुझे अब अकेलापन महसूस होने लगा है। मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई हो जिसके साथ ढेर सारी बातें करता रहूं। 1 साल जूनियर? हाँ, तो कॉलेज के बाद अचानक अंजलि की कैसे याद आ गई अभी? एक्चुअली कॉलेज में अंजलि वो एक लड़की थी जिसको देखकर मुझे अच्छा लगता था। वो हमेशा किताबें पढ़ती रहती थी, एनी टाइम लाइब्रेरी में ही दिखती थी, दुनिया से दूर किताबों में खोई रहती थी। मुझे भी किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, इसीलिए शायद उसको देखकर अपनापन सा फील होता था। उसको जब भी देखता था तो मेरे चेहरे पर खुद ही मुस्कुराहट आ जाया करती थी। अभी 1 साल पहले एक दिन वो मुझे एक बुक शॉप पर दिखी थी। अचानक उसको बुक स्टोर पर देखकर मेरे चेहरे पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई थी, और फिर जब उसकी नजर मेरी मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो उसने कुछ अलग ही तरह से रिएक्ट किया था। एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? नो, नेवर। आज से पहले हम कभी नहीं मिले। ओह आई सी, सॉरी टू बॉदर यू। तो इसने मुझे नहीं पहचाना। हाँ, कॉलेज में तो कभी इससे बात हुई नहीं। लाइब्रेरी में ही कभी इसने मुझे देखा हो तो देखा हो। वैसे भी इतने साल बाद कहाँ कोई किसी को पहचान पाता है। सबके लुक्स भी तो बदल जाते हैं। बट अंजलि तो वैसी दिख रही है जैसी कॉलेज में दिखती थी, सुंदर सी, इनोसेंट सी। अब ये मेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रही है? अरे ये तो फिर मेरी तरफ ही आ रही है। तो फिर हम इस बुक शॉप में अभी पहली बार ही मिले हैं, है ना? एम आई राइट? राइट, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। बट स्टिल आई थिंक मैंने आपको पहले कहीं देखा है। यस, यू आर राइट। कसौली आर्ट्स कॉलेज, याद है? अरे हाँ, आपको कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत बार देखा है, बट आई एम सॉरी, मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी याद नहीं। याद कहाँ से होगा और कुछ? कॉलेज में हमने कभी बात ही नहीं की। बाय द वे, आई एम राजन, तुम्हारा 1 साल कॉलेज सीनियर। दैट्स ग्रेट। मुझे अच्छा लगा अपने कॉलेज के किसी सीनियर से पहली बार मिलकर।
बाय द वे आई एम अंजलि, आई नो। हाउ यू नो माई नेम? तुमको अक्सर कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों में खोया हुआ देखता था। मुझे भी बुक्स पढ़ने का शौक है, इसीलिए तुम पर नजर चली जाती थी, तो फिर नाम भी पता चल गया। तो फिर एक एक कॉफी हो जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आपने अब तक कितनी सारी बुक्स पढ़ ली हैं? बहुत सारी, मेरे ख्याल से कम 200-300 तो हो ही गई होंगी। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव अपने एज ग्रुप में कोई इतनी सारी बुक्स भी पढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ किताबों को पढ़ लेता हूँ, उनसे कुछ मिलता नहीं है। एक्चुअली मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि किताबें पढ़ने के बाद उसकी असली वैल्यू को समझ सकूं। यूं समझ लो, बस मैं कप से कॉफी को निकाल कर प्लेट में रख लेता हूँ और सुड़क कर पी जाता हूँ। ना ना, ऐसा नहीं है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है और टाइम आने पर खुद काम में भी आ जाता है। आप चाहे नोटिस करें या ना करें, पढ़ी हुई कोई भी बुक कभी ना कभी काम जरूर आती है। बात तो तुमने सही कही, बट शायद मैं जैसा हूँ वैसा ही सोचता हूँ और बोलता हूँ। मुझे लगता है कि यंग एज में किताबों से ज्यादा चिपकना सही नहीं है, आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। बट यू हैव रेड सो मेनी बुक्स। उसी एक्सपीरियंस से तो बोल रहा हूँ। तो बुक्स पढ़ने के अलावा और क्या करते हो? म्यूजिक सुनता हूँ और गुजारे के लिए पार्ट टाइम एक जॉब भी करता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं करते? ना, इसके अलावा और कुछ करना ही क्या है। ये लो, आ गई कॉफी शॉप। प्लीज हैव अ सीट यंग लेडी। थैंक यू यंग मैन। कॉफी के साथ खाने को भी कुछ ऑर्डर करूं? उससे पहले एक जरूरी काम कर लेते हैं। कौन सा काम? अपना मोबाइल दो इधर। ये लो, बट करना क्या है? 94898667। बताओ तो सही, ये क्या लिख रही हो? ये लो, मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है। अब पार्ट टाइम जॉब, म्यूजिक और बुक के अलावा मुझसे बात करना भी अब तुम्हारा काम है। अचानक राजन की लाइफ का एक नया चैप्टर सामने आ गया था। एक ऐसा चैप्टर जिसका कनेक्शन उसकी कॉलेज लाइफ से तो था, लेकिन स्टार्ट कॉलेज के बाद हुआ। अंजलि ही वो लड़की थी जिसके साथ राजन अपनी जिंदगी के बचे हुए चंद दिनों को जीना चाहता था। पर शायद ये राजन के अकेलेपन का साइड इफेक्ट था, वरना उसके दिल में तो आज भी रितिका ही बसती थी। मिस्टर राजन, may I ask you one thing? यस, आस्क। जब अंजलि आपका मोबाइल लेकर अपना नंबर उसमें फीड कर रही थी, तब आपको कैसा फील हो रहा था? अच्छा। सिर्फ अच्छा? सही बताऊं, अगर उस टाइम मुझे पता होता कि रितिका पहले प्रेग्नेंट हुई, फिर उसकी शादी हुई, उसके बाद उसका डाइवोर्स भी हुआ, और इससे भी ज्यादा अगर उस टाइम मुझे ये पता चल गया होता कि रितिका मुझे भूल चुकी है, तो मैं अंजलि के साथ उस फर्स्ट मीटिंग में ही रोमांटिक हो जाता। I see. तो आपने अंजलि को फिर कब कॉल किया? कभी नहीं। कभी नहीं? But why? क्योंकि रितिका के साथ किया हुआ प्रॉमिस मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता। मैं उसके बिना आज भी अकेला महसूस करता हूँ और करना भी चाहता हूँ। इसीलिए कभी भी अंजलि को मैंने कॉल नहीं किया। उसने कई बार कॉल किया और मैसेज भी किए, लेकिन मैंने कभी रिप्लाई नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद उसके कॉल और मैसेजेस भी आना बंद हो गए। तो फिर आज उसकी याद आ गई? मुझे लगा कि एक अंजलि तो थी जिसने अपनी तरफ से कोशिश की मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की, जबकि मैंने तो उसको रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने इस 3 महीने के जीवन को उसके साथ ही स्पेंड कर लेता हूँ, जिसकी नज़र में मेरी कुछ तो वैल्यू है। इट मीन्स जिस लड़की को आपने अभी कॉल करने की कोशिश की, अब वही बस आपकी लास्ट होप है? शायद। आपको एक बात बताऊं मिस्टर राजन, मेरे ख्याल से मिस अंजलि ही वो लास्ट लड़की थी जो शायद आपसे प्यार करती थी, और मुझे यकीन है आपको भी ऐसा ही लगता है। I know it's how you feel, whether you accept it or not. वो आपसे 1 साल पहले मिली थी। अगर आप दोनों एक दूसरे से आज भी अगर मिलते रहते, तो अब तक आपका रिलेशन बहुत आगे निकल गया होता। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके होते। हो सकता है आप शादी कर लिए होते और इसी अपार्टमेंट में आज साथ रह रहे होते। पर ऐसा हुआ नहीं ना।
करेक्ट, हुआ नहीं, बट अगर होता तो आपको बहुत फायदा होता। फायदा? कैसा फायदा? आपकी लाइफ का वैल्यू इतना कम नहीं होता, और ज्यादा होता, यू नो। बट अब काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब तो वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही। आपने जो मिस अंजलि के साथ किया वो बिल्कुल गलत किया। आपने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, शायद इसी वजह से अब वो आपसे नाराज हो चुकी हैं। आपके इग्नोर करने से उनको हर्ट हुआ और वो गुस्सा हो गई। डू यू ब्लेम हर? आपने एक लड़की के प्यार को ठुकराया है, उसके दिल को दुखाया है। इसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता। Haven't you seen the movies? Haven't you read the books? मिस्टर राजन, आप देखना, मिस अंजलि will have moved on. Maybe you'll get to meet her new boyfriend. अब तो आपके पास समय भी नहीं है, और होता भी तो अब दोबारा कोई आपसे प्यार करने नहीं आती। दरअसल आप लोगों का इस्तेमाल सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए करना चाहते हैं। बट बिलीव मी, आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा लोग आपकी इस आदत को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। You're not as sly as you think you are, मिस्टर राजन। पता है, पहले भी ये कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे हंसते थे। मेरी कानों में भी इनकी ये हंसी सुनाई देती थी, लेकिन अभी इनकी हंसी मुझे तीर की तरह चुभ रही है। मिस्टर राजन, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? प्लीज आंसर योर फोन। अंजलि का कॉल है, पर मैं बात नहीं करना चाहता। By ignoring that call, you're repeating the same mistake. आप वही गलती फिर से कर रहे हैं। Please pick up the phone. हेलो राजन, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? बात क्या है? सॉरी, वो गलती से लग गया था। रियली? खैर, हो भी सकता है, तुम उस तरह के इंसान हो भी नहीं, राजन, जो कभी दूसरे से पहले किसी को फोन करे। यही वजह है कि मैंने आखिरकार तुमको छोड़ दिया। हाँ, तुम सही बोल रही हो। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओह, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं अब मार्केट जा रहा हूँ। सो मिस्टर राजन, आप क्या खरीदने वाले हैं? अभी कुछ सोचा नहीं है। वैसे कुछ खाने का सामान और बियर तो लेना ही है। वो रहा रेस्टोरेंट, पहले वहाँ से डिनर पैक करवाता हूँ, फिर बगल वाली दुकान से बियर ले लूँगा। और तुम? मैं बस कुछ खाने का सामान और पानी का बॉटल लूँगी, थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो 6 बियर केन हो गया, फ्राइड चिकन एंड राइस, यानी टोटल 540 खर्च हुए। यू गॉट व्हाट यू वांटेड? हो गई आपकी खरीदारी? हाँ, ले लिया मुझे जो लेना था। और तुमने? सेम, मुझे भी जो लेना था ले लिया। तो ये कुछ चॉकलेट्स, 2 सैंडविच और ये 3 पानी की बोतल से पूरी रात कट जाएगी मिस प्रिया। हाँ, इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं। मुझे तो लगता है कि आपको इसकी भी जरूरत नहीं। एनीवे, अब अपने अपार्टमेंट चलें। यस, लेट्स गो। वैसे मिस्टर राजन, आपका मूड अचानक चेंज कैसे हो गया? पहले आप थोड़ा टेंस लग रहे थे, एंड नाउ? एक्चुअली अभी पहली बार वो पैसे खर्च किए जो मुझे अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बदले में मिले हैं। अभी फर्स्ट टाइम जो लाइफ सेल करने से 3 लाख मिले थे, उसमें से 540 रुपये मैंने खर्च कर दिए हैं। बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? अच्छा भी और बिल्कुल अजीब सा। अब मैं बता नहीं सकता। वैसे मुझे एक और भी डिफरेंट फीलिंग हुई है। वो क्या? इतनी लेट नाइट इतनी यंग लड़की के साथ मार्केट में घूमने की फीलिंग। बट बीइंग एन ऑब्जर्वर, इट्स माय जॉब टू बी विथ यू, राइट? इट्स योर जॉब, बट मेरी थोड़ी ना ये जॉब है। मैं जब भी मार्केट आता था और किसी कपल को साथ देखता था शॉपिंग करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था मैं भी एक दिन ऐसी रितिका के साथ में शॉपिंग करूंगा।
तो फिर आपको मेरे साथ कैसी फीलिंग हुई? अच्छी। अच्छी मीन्स? अच्छी मीन्स अच्छी। अब इसको कैसे बताऊं कि इतनी रात को सुपरमार्केट में इतनी यंग और ब्यूटीफुल लड़की के साथ शॉपिंग करके मुझे कितनी बढ़िया फीलिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग हम दोनों को एज अ लवर देख रहे हैं जो रात को घर का सामान लेने निकले हैं। मेरे मन में तो हमेशा से ही था कि किसी लड़की के साथ शादी करूं और घर बसाऊं, बट रितिका। What are you thinking, Mr. Rajan? What's on your mind? नथिंग। ये आ गया अपना अपार्टमेंट और ये चालू है पार्टी अभी तक। So, what will you do now, Mr. Rajan? अब हम अपने फ्लैट में पार्टी करेंगे। यो। राजन अपनी दोस्त अंजलि के साथ अपनी जिंदगी के बचे हुए 3 महीने गुजारना चाहता था, लेकिन ये बात वो अंजलि से बोल नहीं सका। रितिका की वजह से उसने अंजलि को अवॉइड कर दिया, और आज जब उसे अंजलि की जरूरत महसूस हुई तो वो चाह कर भी उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता था। और अब अगर राजन की लाइफ में कुछ बचा था तो वो था अकेलापन, और उस अकेलेपन को कम करने के लिए ऑब्जर्वर प्रिया। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी। मिस प्रिया। Yes, Mr. Rajan? क्या आप मेरे साथ ओनली फॉर कंपनी थोड़ी सी बियर लेंगी? No, thank you, Mr. Rajan. Very sweet of you, but I'm on duty right now, so no, thank you. अरे क्या ड्यूटी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, और आप मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो, सिर्फ लिखे जा रही हो। ये क्या लिख रही हो अपनी डायरी में? आज जो कुछ हुआ वो सारा कुछ। तो ये भी लिख लो कि मैं बियर पी रही हूँ और नशे में हूँ। हाँ, ये भी लिख लिया। नोटेड। तो फिर ये भी लिख लो कि मैं सचमुच अभी तुम्हारे साथ बियर पीना चाहती हूँ। Yes, अभी मैंने सुना था। That has been noted as well. अच्छा, ये सब छोड़ो अभी। I really want your company. थोड़ी सी बियर चलेगी, बस थोड़ी सी। No, Mr. Rajan, I'm really sorry. I can't. I'm on duty right now, so I really can't. I'm sorry, but thank you so much though. अरे तो ड्यूटी पर कोई खाता पीता नहीं है क्या? खाता है और पीता भी है, and I did those things, but नशा नहीं करता. But you go ahead and have fun. You enjoy yourself. Don't let me stop you. हाँ, मैं तो एंजॉय करूँगा ही, कोई हो तो भी, कोई ना हो तो भी। मुझे तो सब अकेला ही करना है। ये बियर भी अकेले ही पीना है और पार्टी भी अकेले ही मनानी है। सब कुछ अकेले ही करना है, अलोन। जिंदगी ऐसी है पहेली, आए कभी ये Mr. Rajan, if you don't mind me asking, आप अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हैं? फैमिली? यस, फैमिली। पता है, फैमिली घर वो लाइफ का पार्ट है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा सुकून पाता है, लेकिन सबके नसीब में ये सुकून नहीं होता। हम चाहे कहीं भी रहें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन थक हार कर वापस अपने ही घर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस घर में हमारी फैमिली होती है। वो फैमिली जो आपको प्यार करती है, आपको सपोर्ट करती है और आपको हर हाल में एक्सेप्ट करती है। बट नॉट इन माई केस। आई फील अलोन। मुझे भी किसी का साथ चाहिए। मुझे भी लगता है कि कोई मेरे साथ हो, मेरे लिए हो। जब आपको अपनी फैमिली से इतनी अटैचमेंट है तो फिर आपको उनके साथ ही रहना चाहिए, राइट? स्पेशली इन दिस सिचुएशन, इन योर सिचुएशन राइट नाउ, जब आपके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। यू शुड स्पेंड दैट टाइम विद देम, डोंट यू थिंक सो? पूरा 1 साल हो गया मेरी ना तो पापा से बात हुई और ना ही मम्मी से।
मेरा एक छोटा भाई है, उससे बात किए तो लगभग 2 साल हो गए हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। शुरू से लेकर अभी तक मैं सिर्फ फेल ही होता आया हूँ। मेरा छोटा भाई ऑनेस्ट है, टॉल है, हैंडसम है, उसके कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो मम्मी पापा का आज्ञाकारी पुत्र भी है। लेकिन मैं एक स्लो स्टार्टर, ना तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की और ना ही कोई बढ़िया जॉब ही किया। मेरा छोटा भाई बढ़िया कॉलेज में पढ़ा, ढेर सारे कंपटीशन में इनाम जीते और आज एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, अपने और मम्मी पापा के सारे सपने पूरे कर रहा है। और मैं घर का बड़ा लड़का होने के बाद भी निकम्मा हूं। उनके लिए तो छोड़ो, मैं तो अपने लिए भी कुछ करने लायक नहीं हूं। तो जाहिर है ऐसे में कोई भी गार्डियन एक नाकारा बेटे को प्यार करने के बजाय अपने इंटेलिजेंट बेटे को ज्यादा प्यार करेगा, उसके साथ उनका ज्यादा अटैचमेंट होगा। इसी बात का आपको बुरा लगता है, राइट? ना ना, बुरा क्यों लगेगा? उनकी जगह मैं होता तो मैं भी अपने छोटे भाई को ज्यादा ही मानता। जो सच है वो सच है। रिलेशन कोई भी हो, उसका वजूद इसी बात से तय होता है कि वो कितने काम का है। तो आपको लगता है कि आपके घर वालों के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं? दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, राइट? वैल्यू तो आपकी नजर में भी मेरी कुछ नहीं है, इसीलिए तो मेरी पूरी लाइफ के लिए सिर्फ 3 लाख ही दिए। बट गार्डियन की नजर में उसके सारे बच्चों की वैल्यू एक ही होती है, सब बराबर होते हैं। ये सिर्फ मोरल लेक्चर है। किताब में और क्लास में ही टीचर के मुंह से सुनना अच्छा लगता है, रियलिटी इससे जस्ट अपोजिट है। तो फिर आप अपने लास्ट टाइम में भी अपनी फैमिली से नहीं मिलेंगे? नहीं, अब मैं ऐसे समय में उनसे मिलकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। बट मिस्टर राजन, आपको नहीं लगता कि जब उनको आपके डेथ की खबर मिलेगी तो वो और ज्यादा दुखी होंगे? बिकॉज इवन इन योर लास्ट डेज ऑन दिस अर्थ वो आपसे मिल नहीं पाए, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए। मैं जानता हूँ मेरी फैमिली मुझे प्यार करती है। मैं फेलियर हूँ, उनके लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वो मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जीवन के इस अंतिम समय में मैं उनके पास गया तो ना तो मुझे शांति मिलेगी और ना ही उनको शांति मिलेगी। पहले जब मैं इन सबको पार्टी करते देखता था ना, तो मुझे लगता था कि आखिर इन लोगों को क्या मजा आता है ये सब करके। लेकिन जब मेरे पास लाइफ में कम टाइम बचा है तो अब लगता है काश मेरे पास और टाइम होता और मैं ढेर सारी पार्टी करता। तो जब लाइफ को लेकर आपके व्यूज बदल गए हैं तो फिर अपनी फैमिली के पास ही चले जाइए। जस्ट गो। हो सकता है कि वहां जाने से खुशी ही मिले, आपको भी और आपके घर वालों को भी। ये जो पार्टी कर रहे हैं ना बगल वाले फ्लैट में, अगर मैं उनके पास अभी चला गया तो वो मुझे पार्टी में शामिल कर लेंगे। लेकिन सोचो, क्या वो मेरे साथ और मैं उनके साथ एंजॉय कर पाऊंगा? नहीं। इसीलिए क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल अलग है और मेरा बिल्कुल अलग। बट यू वॉन्ट टू एंजॉय। तभी तो आपको इनवाइट किया था मिस प्रिया कि आइए कंपनी दे दीजिए मेरे साथ, थोड़ी सी बियर पी लीजिए मेरे साथ। बट यू रिजेक्टेड। तो अब मैं अकेले ही एंजॉय करूंगा, हमेशा की तरह। जिंदगी ऐसी है पहली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। बियर के नशे ने दिल के दर्द को होठों पर ला दिया। राजन जिंदगी के आखिरी वक्त में भी न तो अपने माँ बाप के पास रहना चाहता था और न अपने छोटे भाई से मिलना चाहता था। दरअसल वो उनको और दुखी नहीं देखना चाहता था। अकेलेपन ने राजन को खोखला कर दिया था। लेकिन इस रात में कुछ तो बात थी। ये बियर का नशा था या फिर प्रिया की बातें। फ्लैट के अंदर राजन का दिल जोश से भरा हुआ था और फ्लैट के बाहर पटाखों की रोशनी से आसमान नहाया हुआ था। वाह, क्या सीन है! पूरा आसमान पटाखों से जगमगा रहा है।
अब देखना, मैं इन 3 महीनों को ही 30 साल के बराबर बना दूंगा। ये 3 लाख जो मेरे 30 साल की लाइफ के बदले में मिले हैं ना, उनको मैं 30 करोड़ के बराबर बना दूंगा। जब डेथ करीब होता है ना, तो सब ऐसी ही बातें करते हैं। आई हैव नोटिस्ड। सब करते होंगे, पर मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। अगर ऐसा होता मिस्टर राजन, तो आपके 30 साल लाइफ के बदले सिर्फ 3 लाख नहीं मिलते। आपने अब तक अपनी 25 इयर्स की लाइफ में ऐसा एक भी काम नहीं किया था जिससे कि आपकी लाइफ की वैल्यू बढ़ जाए। नॉट वन। जब इतने सालों में आपने कुछ नहीं किया, तो फिर अब इन 3 महीनों में क्या कर लेंगे? पता है, ये लोग हर साल इस दिन आतिशबाजी का शो करते हैं। देखो, बगल की पार्टी भी बंद हो गई। सब फील्ड में खड़े होकर क्रैकर शो का मजा ले रहे हैं। हर साल ये पटाखे आसमान को रोशन करते थे, पर मुझे ना तो कभी रोशनी दिखाई दी और ना ही कभी इन पटाखों की आवाज सुनाई दी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इस खिड़की से आज जी भर के इन पटाखों को आसमान में फूटता देखूं। तो फिर आप भी क्यों नहीं इस फ्लैट से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे फायरवर्क्स का मजा लेते हैं? मुझे भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता। लोगों के बीच घुटन सी होती है। मिस्टर राजन, प्लीज डोंट माइंड, बट आपके अकेलेपन का कारण ये आपका अनसोशल होना ही है। दैट्स व्हाई यू फील लोनली ऑल द टाइम। आपने अपने आप को खुद में ही समेट कर रख लिया है। पर मैंने कहा ना, आई हैव चेंज्ड नाउ। अब मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। मैंने भी कहा था ना कि अपने जॉब में ये मैं कई बार सुन चुकी हूं। जो अपनी लाइफ से खुश नहीं रहते, वो लाइफ के एंड में ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे ताश के खेल में हारा हुआ खिलाड़ी हर बार यही कहता है कि इस बार बाजी तो मैं ही जीतूंगा, और फिर वो और हार जाता है। मैं बियर के नशे में जरूर हूं, पर जुए के नशे में नहीं हूं मिस प्रिया। आप जब तक ट्राई नहीं करते, तब तक हार और जीत का फैसला नहीं कर सकते। आप ऐसा बोलकर खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। इट्स गुड, से इट, बिलीव इट एंड एंजॉय। लेकिन आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, और इन 3 महीनों में अब कुछ भी नहीं हो सकता। These 3 months are too short for anything. I'm sorry, Mr. Rajan, but I feel there can be no recovery. और अगर आप कुछ नहीं करते हैं ना, तो यही सो कॉल्ड शॉर्ट 3 months लॉन्ग मंथ्स के जैसे हो जाएंगे। मिस्टर राजन, जब आपके हाथ से समय निकल जाता है, तब खुशियों की आस लगाए लगाए ही इंसान का लाइफ गुजर जाता है। इट जस्ट पासेस। इंसान हारता कब है? तब जब वो सिर्फ जीतना चाहता है। हमेशा कोई भी जीत नहीं सकता, लेकिन फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हमेशा ही अपनी लाइफ से डिसअपॉइंट होते रहते हैं। ओके, बहुत हो गए फालतू के लॉजिक। अगर मैं बियर के नशे में नहीं होता ना, तो इस पर सॉलिड आर्गुमेंट कर सकता था, लेकिन अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं शायद उन लोगों में से हूं जो ये नहीं जान पाते कि वो कितने नाकारे हैं। अच्छा, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मैंने जो अपनी लाइफ के पूरे 30 साल बेच दिए हैं, वो होते तो कैसे होते? हो सकता है तुमसे जानकर फिर मैं कोई सपने देखना बंद ही कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो 30 साल मैंने बेच दिए हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये देखो, विंडो से कितने बढ़िया लग रहे हैं आसमान में फूटते ये क्रैकर्स। लास्ट टाइम क्रैकर शो तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था। उस समय रितिका भी मेरे साथ थी, पर अब वो सारी यादें धुंधली सी हो चुकी हैं। मिस्टर राजन, मैंने आपसे पहले भी बोला था और फिर बोल रही हूं कि अगर आपको ये फायरवर्क्स इतना ही बढ़िया लग रहे हैं तो फिर बाहर जाकर क्यों नहीं देख लेते? Why don't you experience them in the most grand way you can? खिड़की से देखने से ज्यादा बाहर जाकर देखने में आपको मजा आएगा। मैंने भी बोला था ना कि मुझे लोगों के बीच घुटन सी होती है। मुझे अकेले में रहना और अकेले में एंजॉय करना पसंद है। वैसे भी मेरे पास अब कम समय बचा है, तो मैं बाहर जाकर देखूं या यहाँ से देखूं, क्या फर्क पड़ता है? तो फिर विंडो को अच्छी तरह खोल कर ही देखिए, अकेले में और बढ़िया लगेगा। हाँ, सचमुच ये तो बहुत शानदार है।
तो मिस ऑब्जर्वर, आपको भी ये आतिशबाजी का शो देखना पसंद है? और अगर मैं ये विंडो बंद कर दूं तो? इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपको देखूं, राइट? ना ना, मैं तो चाहता हूं कि ना आप मुझे देखें और ना मैं आपको देखूं। जितनी जल्दी हो सके आप यहां से जाएं और आपसे मेरा पीछा छूटे। आपका ऐसे 24 घंटे मुझ पर नजर बनाए रखना मुझे अनकंफर्टेबल करता है। मैं ठीक से कुछ कर भी नहीं पाता। आई वॉर्न यू, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अभी के अभी ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। मैं तो नहीं जाऊंगी, और हाँ, आप भी मुझसे भागने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बिकॉज ऐसा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीबॉडीज टाइम। अगर आपने गलती से भी मुझसे भागने की कोशिश की या मुझे भगाने की कोशिश की तो आपकी लाइफ उसी समय टर्मिनेट हो जाएगी, ऑन स्पॉट, इमीडिएटली। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, आपके हिसाब से एटलीस्ट कितनी दूरी में आपसे बनाकर रख सकता हूँ? आई मीन एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट आप ऑन एवरेज मान के चलिए मैक्सिमम 100 मीटर्स की दूरी मुझसे बना सकते हैं। उसके बाद हाँ, मैं समझ गया। बताने की जरूरत नहीं है, हर बात में धमकी। लीजिए, पटाखे बंद, लाइफ से रोशनी खत्म। अब जो भी थोड़ा बहुत खुश हो रहे थे उस पर भी पानी फेर दिया इस बरसात ने। अब ये लास्ट बियर बची है, बस इसको इकट्ठा कर सो जाता हूँ अब। मिस्टर राजन, व्हाट अबाउट योर 30 years? यस प्लीज टेल मी, जो मैंने अपने 30 साल सेल आउट किए हैं उनमें क्या क्या होता? पक्का तो नहीं बता सकती, बट एक अनुमान लगा सकती हूँ। आई कैन टेक अ गेस, एन एजुकेटेड गेस। मिस ऑब्जर्वर, आप बताइए, मुझे आप पर यकीन है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपकी पढ़ाई की कोई भी स्कोप नहीं थी। कोई भी जॉब आपका लंबे समय तक नहीं चलता। उन 30 सालों में ऐसा समय पक्का आता कि ना तो आप अपना कोई बिल भर पाते, ना बुक पढ़ पाते, ना म्यूजिक ही सुन पाते, और ना ही चैन से सो पाते। ये तय करना मुश्किल हो जाता कि कौन सा दिन खराब था और कौन सा दिन सबसे खराब। यू नो, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो ये सब आपको पहले ही समझ लेना चाहिए था। यू नो, अब तक जो आप रोज एक स्क्रिप्टेड लाइफ को जी रहे थे, इट शुड हैव गिवन यू अ क्लू। रोज घर से नौकरी पर जाना और फिर नौकरी से घर आना, वैसे ही मशीन की तरह, विदाउट एनी ड्रीम्स, थका हारा, एंड देन बियर एवरी डे। बस यही थी आपकी लाइफ। आपने खुद को स्पेशल मान लिया था। आपको लगने लगा था कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आप किसी भी काम को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते थे, और इसी का इम्पैक्ट आपके उन 30 सालों पर होता। उन 30 सालों में जो आपके अंदर फेमस होने की चाह और फिर रितिका से मिलने का जो सपना था, वो सब खत्म हो जाता। बट सपने तो टूटते ही हैं। हाँ, टूटते हैं सपने, लेकिन इसका असर हर एक पर अलग अलग होता है। इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। आप उस तरह के पर्सन हैं जो हमेशा सबसे सुपीरियर रहना चाहता है, इसलिए इन सपनों के टूटने का असर आप पर ज्यादा गहरा होता। What I'm saying is, खुद को फेमस एंड सुपीरियर एंड स्पेशल समझने की सोच के साथ आपके 30 साल निकल जाते। 30 years of your life just gone। आप 50 के हो जाते, 50 years old, और आपके पास कोई नहीं होता। आप अकेले होते, न कोई प्यार करने वाला होता और ना ही कोई आपको याद करने वाला। बस ऐसे ही आप इस दुनिया से निकल जाते। आई एम सॉरी मिस्टर राजन that I have to say all of this like this to you right now, but it's the truth। नहीं, मुझे आपकी बातों पर यकीन है। शायद ऐसा ही होता। मैं सचमुच अब बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के 30 साल सेल आउट कर दिए। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ के ये 3 महीने भी बेच दिए होते। बस लाइफ के 3 लास्ट दिन ही रखता अपने पास। Well, it's still not too late। अभी भी टाइम है। You are allowed 2 more lifespan transactions। आप 2 बार और just 2 more times अपनी लाइफ को सेल कर सकते हैं। और आप यहाँ से चली जाओगी?
अगर मैंने 3 महीने भी सेल कर दिए तो? क्योंकि आपकी कंपनी के रूल के हिसाब से लास्ट के 3 दिन मैं अकेला रह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल मैं चली जाऊंगी। अगर मेरा रहना अब आपसे बिल्कुल नहीं